हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त भाई बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। चलो, मेरी शुभकामना यही रहेगी आप सब और आपके परिवार बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें। नवरात्र का समय चल रहा है, माता रानी आपको सही सलामत रखें। तो हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। इसकी पिछली वीडियो में हम लोगों ने बेसिक बहुत सारे बातें की हैं, पूरा खुल के बातें की हैं। अच्छा, आप नए देख रहे हो, ओहो अब क्या होगा, कोई बात नहीं, आप पीछे वाले वीडियो जाकर के देख लेना। लेकिन अभी हम आपको उसमें से छोटी मोटी बातें बता देंगे जो सम से रिलेटेड होगी, जो काम की बातें होगी। मतलब हम लोगों ने बेसिक सारी बातें पिछले वीडियो में हमने की है, ठीक। इसमें भी थोड़ी बहुत कर देंगे ताकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आप पिछले वाले वीडियो हमारे नहीं देखें तो कोई दिक्कत नहीं, जाके देख लेना। लेकिन आप पहले इसको देख लो। इसमें हम लोग आज सम से शुरुआत करेंगे, सवाल बहुत सारे लगाएंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग सम्स की तरफ में चलते हैं। उससे पहले आपको जो छोटी मोटी बातें बतानी है ना, हाँ, तो उसको बता देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कैश से रिलेटेड होगा। किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंसान का पोर्टफोलियो चेक किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक किया जाता है कि आपके पास कैश कितना आता है, कितना जाता है। जो पैसा आता है आपके पास कैश में, उसे आप कहां कहां पर खर्च करते हैं, ये चीज हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पड़ाव होते हैं। जैसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में इससे उल्टा बात किया था। पहले हम लोगों ने बात किया था किस पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर, फिर बात किस पर किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर, फिर उसके बाद में हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर बात किया। सर उल्टा बात क्यों किया था? देखो, कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए या आपको लाइफ में कुछ भी करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आप बोलेंगे सर पैसे की जरूरत पड़ती है। लाइफ में अगर सांस लेने के बाद में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो पैसे की। अब बोलोगे सर आप तो गलत बोल रहे हैं, पहले हवा पानी ये सब की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप सांस ले रहे हो फ्री में, भगवान जी आपको बिल पकड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पकड़ा रहे। अच्छा, एंक डाल रहे, रुको ना। तो आप उसके बाद क्या करते हो? खाना खाते हो, दूध पीते हो, हॉर्लिक्स लेते हो। इन सब के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। तो लाइफ में सांस लेने के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है पैसे की। इसलिए हम लोग बात यहाँ पहले पैसे की करते हैं, क्योंकि बिजनेस हमें खड़ा करना है ना। तो अगर ये बिजनेस हमको खड़ा करना है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस खड़ा करना है, तो इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? प्लेस चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं सर, नंबर 1 पहले प्लेस चाहिए। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? प्लेस के बाद में हमें अगर सबसे पहले कुछ चाहिए तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना होता है। हमने प्रॉपर्टी ले ली है, प्रॉपर्टी लेकर के खाली लैंड में, जैसे विक्टोरिया का मैदान है, उसमें तुम क्या बिजनेस करोगे? पता चलेगा तुम शाम को दुकान बंद करके गए और तुम्हारे दुकान से सभी सामानें चोरी हो गई, राइट। तो हमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी होती है। बात समझ में आई? तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? यानी कि हम कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग का रूप देंगे या फिर कुछ भी आप बिल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लगेगा? फर्नीचर वगैरह वगैरह लगेगा। क्यों फर्नीचर क्यों लगेगा? बताओ मुझे, फर्नीचर क्यों लगेगा? क्योंकि आपके पास जो स्टाफ आएंगे, आपके पास जो कस्टमर आएंगे, उनको आप बैठने के लिए बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। जो सामान आप रखेंगे उसके लिए सेल्फ बनवाएंगे तो फर्नीचर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। बिल्कुल हम रियल लाइफ से बातें कर रहे हैं, रियल लाइफ से ट्रैक कर रहे हैं। बिल्कुल यही सब होता है या नहीं होता है? बताओ मुझे, रियल लाइफ से ट्रैक करके बता रहे हैं हम। पूरी हवा में, किताबी दुनिया से दूर हैं हम लोग, अभी किताब में नहीं गए हैं, रियल लाइफ की बातें हैं। तो ये सब चीजें आपको लगेगी कि नहीं? इन सब चीज के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैश की जरूरत पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है या नहीं पड़ता है? मुझे बताओ आप। लगता है सर, कैश लगता है। उसके बाद में हमारा बिजनेस चलता है। पहले फाइनेंस हम लोग जुगाड़ करते हैं, फिर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। प्लेस हमने लिया, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, फर्नीचर लिया, इलेक्ट्रिसिटी लिया, और भी जो जरूरत की चीजें हैं, हम उसका जो गुड्स सेल करेंगे, परचेज एंड सेल करेंगे, जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उससे रिलेटेड
मुझे रखने पड़ेंगे। जैसे मैंने एक सीए फॉर्म बना रहा हूँ, सीए फॉर्म के लिए मुझे चार्टेड अकाउंटेंट, लॉयर रखने होंगे, ठीक, कुछ स्टाफ रखने होंगे। ये सब क्या है, गुड्स या सर्विस देने के लिए मुझे आदमी रखने पड़ेंगे। तो बताइए मुझे, क्या इन सब चीज के लिए इन्वेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। आपके पास कैश होगा तब इन्वेस्ट आप कर पाएंगे, उसके बाद आपका बिजनेस चलेगा और जहां से आपको पैसा मिलेगा। सही रिलेट कर पा रहे हैं? देखो, अब यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड होता है, इन दोनों में नहीं होता है, सिर्फ इसमें होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से होता है एक बार, और एक इनडायरेक्ट मेथड है। ये दो तरीका है। बाद बाकी इन्वेस्टिंग तो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग तो फाइनेंसिंग है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट जिसमें हम लोग सिर्फ कैश की बात करते हैं, और इनडायरेक्ट जिसमें हम लोग नॉन कैश की बात करते हैं। जहां पर नॉन कैश की बात हो वो इनडायरेक्ट मेथड है, जहां पर डायरेक्ट मेथड, जहां पे कैश की बात हो वहां पे डायरेक्ट मेथड है। चलो इरेज कर दे रहे और हम फटाफट आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड काम कैसे करता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। यहां पर एक हम ट्रेडिंग पीएल लेते हैं, ठीक है, एक हम ट्रेडिंग एंड पीएल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, जस्ट एग्जांपल। हम लोग कोई भी प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी सामान, व्हाट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, तो हम लोग को क्या लगता है उसमें, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज रिटर्न वगैरह वगैरह लेकर के हम लोग एक मोटा मोटी बात करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड कितने का, सपोज 60,000 का लिए, हमने उस सामान को बेचा कितने में, 1 लाख में। मोटा मोटी अगर हम बोले हैं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का आया, 40,000 का, राइट? यही बोलेंगे। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, इधर पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। यहां पर हम लोग ले लेते हैं सैलरी स्टाफ का 10,000। हम लोग यहां पर ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी 10,000। यहां पर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह वगैरह 5,000 का ले लेते हैं, ठीक। यहां पर एक और चीज ले लें क्या, एडवर्टीजमेंट 5,000 का एडवर्टीजमेंट। डिप्रिसिएशन भी ले लेते हैं 2,000 का, ठीक। अब यहाँ पे बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 40,000। 40,000 यहाँ पे आया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, देखो 10 10 20 20 10 30 32 8,000 नेट प्रॉफिट बचेगा, यही ना। तो इसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में करेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले डायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम डायरेक्ट मेथड लिख दे रहे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जहां पे सिर्फ कैश की बातें होती है और कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं रहता, ठीक। डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा ज्यादा लमझान रहता है, उसमें हम लोग पहले ये लिखते हैं सेल, मेरा पैसा कहाँ से आया, सेल से आया, कितना आया, 1 लाख आया। अब इससे रिलेटेड जितना भी खर्चा सब लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 60,000। सैलरी स्टाफ कैश में हम लोग देते हैं या नहीं देते हैं, 10,000। इलेक्ट्रिसिटी 10,000। प्रिंट का पैसा कहाँ, कैश होता है या नॉन कैश होता है, कैश में जाता है। एडवर्टीजमेंट क्या कैश होता है या नहीं कैश होता है, बताओ बताओ बताओ, नहीं होता है कैश, कैश आइटम है 5,000। डिप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ठीक है, इसको प्लस माइनस कर लो। एक मिनट रुकना। मिल गया कैलकुलेटर। 1 लाख से माइनस हम लोग करेंगे 60,000, 10 10 20 20 और ये 10 30 30,000। हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 90,000।
टोटल मिला के हमारे पास कितना हुआ 90,000। हम यहाँ पे कितना बोल सकते हैं 10,000 मेरा प्रॉफिट हुआ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही इसी चीज को, सेम चीज को हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखते हैं 8,000। डिप्रिसिएशन जो रहता है हम लोग ऐड बैक करते हैं। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला भी बताया था और डिटेल्स में भी बताए थे। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ डायरेक्ट मेथड पे काम करेंगे, डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करेंगे हमने, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड आपको जस्ट फॉर नॉलेज बता दे रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पे समझ करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन जो नॉन कैश आइटम रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड बैक करते हैं, ठीक, 10,000। और मेरे पास जो कैश आइटम रहता है उसको हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। मेरा 10,000 यहाँ भी कैश हो गया, 10,000 यहाँ भी कैश हो गया, दोनों मेथड से आंसर सेम आया, लेकिन डिफरेंस थोड़ा अलग है, बातें अलग अलग है और कुछ नहीं है। डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड शॉर्ट प्रोसेस है। एग्जाम पर्पज के लिए ज्यादातर इनडायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड भी जिन इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। तो चलो इससे रिलेटेड हम लोग सवाल करते हैं फटाफट। पूरा क्लीन नया पेज। चलो आईसीआई का बुक से हम लोग सवाल करेंगे आज। मॉड्यूल 2 है। जिसके पास एक किताब नहीं है, आईसीआई के वेबसाइट में जाकर के, बीओएस पोर्टल में जाकर के, बुक ऑफ स्टडी पोर्टल में जाकर के, अकाउंट्स में, एडवांस अकाउंट्स में, अकाउंट्स में जाने के बाद मॉड्यूल 2 या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 3 हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। इसमें सिम पीएलएम बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट है, कैश सेल्स है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड कमीशन, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन फ्रॉम बैंक और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कैश परचेज, ट्रेड पेएबल, ऑफिस एंड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रीपे ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैलेंस शीट, यही सब है। हम लोग एक बार फॉर्मेट बना लें। फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का नाम अगर रहेगा तो कंपनी का नाम लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर, ठीक है। हमें पहले ये देखना है कि पैसे कहां कहां से आ रहे कंपनी को। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर कैश सेल्स। अच्छा, इसमें जो बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग दिया रहता है ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। एज ए आंसर हम लोग कंसीडर कभी कभी करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में। देखो यहाँ पे कैश सेल्स, जब क्वेश्चन नंबर 3 है डायरेक्ट मेथड, कैश सेल्स इनका आया है 1,40,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पैसा आएगा, लिख लो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। 1,75,000। ट्रेड कमीशन, ट्रेड से इनको कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव्ड 50,000, ठीक है। इसके बाद में बोला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का चक्कर है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का चक्कर है। तो मेरे पास कंपनी में, इस कंपनी में 3 तरीके से कैश आया है। कैश गया क्या कहाँ, अच्छा इसको ऐड करके इधर भी लिख सकते हैं हम लोग। 1,40,000, 75,000, 50,000, 3,65,000, ठीक है। लेस कंपनी ने कैश परचेज किया 1,20,000 का,
कैश परचेज 1,20,000 का। उसके बाद कंपनी बोला है ट्रेड पेएबल, इसको ट्रेड देना बाकी है। ट्रेड पेएबल को क्रेडिटर बोलते हैं। ट्रेड पेएबल 157,000, ठीक है। उसके बाद बोला है इनकम टैक्स, सॉरी ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बोला है 75,000 कंपनी में। उसके बाद इनकम टैक्स, ये भी डायरेक्ट है ना, इनकम टैक्स क्या नॉन कैश आइटम है, हम लोग कैश जमा करते हैं, कैश आइटम है 30,000 रुपया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर से रिलेटेड, रीपे ऑफ लोन, ये कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, सही बात है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कहाँ जाएगा, लोन पर इंटरेस्ट हम लोगों ने दिया, कहाँ जाएगा, बोलो बोलो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और मेरे पास इस चार्ट में कुछ नहीं दिया गया है, तो अब जो भी आएगा इसको ऐड कर लेते हैं। 1,20,000, 1,57,000, 75,000 और 30,000, 382,000 ये खर्चे हुए हैं। 3,65,000 मेरे इस साल रिसीव हुए थे। 17,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस आया, 17,000 रुपया नेगेटिव बैलेंस आया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैश नेट कैश यूज्ड इन, अगर ज्यादा रहता है पॉजिटिव बैलेंस रहता तो फ्रॉम लिखते हैं, कैश नेट कैश फ्रॉम, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस है इसलिए हम लोग यूज्ड इन लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद आप फाइनेंसिंग, नॉन इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों बना सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बोला नहीं है। क्वेश्चन भगवान का रूप होता है, क्वेश्चन जो बोलता है वो सुनो, ज्यादा एक्स्ट्रा अपना से मत सुनो। चलो आप लिख लिए होगे, मुझे पता है छापने में आप लोग एक्सपर्ट हो, लिख लो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो, हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट हैज बीन एजेक्टेड फ्रॉम द कंपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है, रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, इशू ऑफ शेयर, सेल ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, वेजेस एंड सैलरी, टैक्सेस ऑन डिविडेंड, रीपे ऑफ बैंक लोन और एक क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी हेल्थ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 in accordance with AS3 revised, the company does not have any cash equivalent, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, जो मेथड यहाँ पे हमने लगाया सिर्फ उसमें ऑपरेटिंग था, यहाँ पर ऑपरेटिंग भी करना है, कुछ नहीं बोला है तो आपको तीनों करना होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। एक बार और, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है तो आपको फिर से तीनों करना पड़ता है, अगर कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो तीनों करना होता है, याद रहेगा। अगर कुछ नहीं बोलता है तो आपको तीनों करना होता है, क्या क्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अगर बोला है तो बोला है, क्वेश्चन भगवान का रूप होता है, जो बोलता है वो सुनो, एक्स्ट्रा सुनोगे तो नंबर कटेंगे। तो फटाफट लाइन ड्रॉ करो। हिल्स लिमिटेड बोला ना, हिल्स लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फटाफट लाइन ड्रॉ कर लो। सबसे पहले बोला है रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब तीनों चीज आपको बनाना हो ना तो इस तरह लिखना, पहले कैश फ्रॉम, या ऐसे लिख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में लिखोगे कैश फ्रॉम
कस्टमर रिसिप्ट या डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं कैश कलेक्शन। कितना लिखेंगे, कितना बोला है 2783 2783। उसके बाद क्या बोला इशू ऑफ शेयर, कहाँ जाएगा, इशू ऑफ शेयर कहाँ जाता है, अरे बोलो ना, बताया तो था इशू ऑफ शेयर कहाँ जाएगा, शेयर का मामला है, कैश का मामला है, आएगा कहाँ से पैसा। अच्छा फाइनेंसिंग में, हाँ हाँ याद आ गया। सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या होता है सर, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ठीक है क्लियर। पेमेंट टू सप्लायर, अच्छा इसमें हम लोग पेमेंट टू सप्लायर करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं पेमेंट टू सप्लायर 2047। उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में जाएगा ना, अच्छा फिक्स एसेट में। पेमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, ओवरड्राफ्ट तो डायरेक्ट खर्चा है, हाँ नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ओवरड्राफ्ट 115। उसके बाद में क्या बोला है, वेजेस एंड सैलरी, यहाँ पे लिखो वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी कितना है 69 है। उसके बाद टैक्सेशन, डिविडेंड कहाँ जाएगा, डिविडेंड अच्छा उसमें जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, यहाँ पे क्या लिखेंगे टैक्सेशन, टैक्सेशन कितना है 243। पेमेंट ऑफ बैंक डैश 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 हो गया। -2783 -2047 -115 -69 -243 आ जाएगा 309। इसको माइनस करने के बाद मेरा आ जाएगा 309। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कैश, अच्छा ये पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया, पॉजिटिव में आया तो इसको क्या बोलेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इतना आया, अब क्या करेंगे, सिंपल है ना, इन सबको लेस कर दिए हमने, सिर्फ कैश कलेक्शन जो हुआ था उतना और बाद बाकी तो सब एक्सपेंसेस है। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही चेक करते हैं कि मेरा पैसा आया कहाँ से, गया कहाँ कहाँ। जैसे आपके पिताजी जॉब करते हैं, जॉब से सैलरी लेके आते हैं, कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, आपके पढ़ाई में, आपके कॉपी किताब में, आपके कपड़े लत्ते में, घर के खर्चा में, घर का रेंट, बिजली का बिल, घर में जितने परिवार रहते हैं सबके कपड़े लत्ते, घर में जितने लोग रहते हैं उसके थोड़ा मोड़ा खर्चे, इन सब में आपका पैसा जाता है कि नहीं जाता है, तो हमें चेक वही करनी है। अब हमें चेक करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो जरा यहां पर देखो, नजर घुमाओ एक बार, सवाल में बोला गया है कि सेल ऑफ फिक्स एसेट 128, ऊपर में देखो लाख 1000 में है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर तुम फिक्स एसेट को सेल करोगे तो बेटा क्या आएगा आपके पास, पैसे आएंगे ना। तो पैसे जब आएंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग किस लिए बनाते हैं, पैसे आए तो पॉजिटिव, जाए तो नेगेटिव। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम लोग क्या बेचे, फिक्स एसेट बेचे, फिक्स एसेट बिक्री हुआ तो मेरे पास क्या आया, पैसे आया। उसके बाद नीचे दिया गया पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में 230, यानी कि हमने परचेज किया, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यानी कि हम ये बोल सकते हैं पुराने सामान मैंने बेचा और नए खरीद के लाए। 230 में इन नेगेटिव, इन दोनों से माइनस करो कितना आएगा 230 माइनस 128, 102 आया। 102 आपका क्या आएगा नेगेटिव, 102 क्या आएगा नेगेटिव। यहां पे क्या लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बताओ ना, यही है ना, और कुछ तो नहीं है सवाल में। सवाल पढ़ो आप, एक सामने अपना किताब रखो, नहीं है तो पीडीएफ को प्रिंट करके रख लो, सामने रखो, क्वेश्चन और आंसर साथ साथ चले तो अच्छा रहता है, समझ में बेटर आता है। अब आप बोलोगे नहीं छोड़ो, चलता है तो चलता है। उसके बाद हमें बनानी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बाद में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ से लाइन टानते हैं, मेरे यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम इधर पे बना दे रहे हैं। आपके कॉपी में अगर जगह है तो इसके नीचे आप
कंटिन्यू करना। यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बोला है इशू ऑफ शेयर, हमें शेयर से पैसे मिले। प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर, शेयर इशू करके मुझे कितने पैसे मिले? शेयर इशू करके मुझे मिले 300 रुपए। शेयर इशू करके मुझे मिले 300। अमाउंट इन 1000 है, अमाउंट इन 1000। ठीक है। नेक्स्ट बोला है कि डिविडेंड दिया 80 रुपए का, यही ना? डिविडेंड दिया 80 का। उसके बाद में क्या किया है? रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 250 का, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 250 का। इसको प्लस माइनस करो, कितना आ जाएगा? 30 रुपया निगेटिव होगा। क्या लिखेंगे यहां पर? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसको लेस करो, इसको भी लेस करो, कितना आएगा? 102 रुपया माइनस 309 से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 177। यहां पर टोटल मेरा आएगा 177। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट कैश इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब सवाल के ओपनिंग में देखो, सवाल के ओपनिंग में यहां पर दिया हुआ है बैलेंस एट ओपनिंग 35 रुपया। लिखते हैं यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग 35। इसको ऐड कर दो, मेरे पास 212 रुपये हुए। इसको हम लोग बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड ऑफ पीरियड। ये बैलेंस मेरा देखिए क्वेश्चन में, ये बैलेंस आपका क्वेश्चन में क्लोजिंग साइड में दिखा रहेगा। मतलब ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला दोनों मैच कर गया। ओपनिंग ऐड करने से क्लोजिंग अगर मैच कर जाता है तो समझना तुमने सवाल सही बनाया है। अगर मैच नहीं करता है तो सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत है, रीचेक करो। बात समझ में आई पूरा? ठीक है, एक बार फिर से बता दें। ठीक है, कैश कलेक्शन हुआ था 2783। हमने कहां कहां पे पेमेंट किया? पेमेंट टू सप्लायर को हमने किया 2047, ओवरड्राफ्ट में हमने किया 115, वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय को दिया 69, टैक्स दिया 243। इन सबको माइनस करने के बाद मेरा आया 309, 309 रुपए, हजार में है सब। ये क्या हुआ? कैश आया एक्स्ट्रा। अब सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सामान बेचिए पुराना 128 का और परचेज किए 230 का। मतलब 102 रुपये मेरे घर से लग गए और जो मैंने पुराने सामान सेल किए उतने में मेरे नए सामान नहीं आए और एक्चुअली में आते भी नहीं है 102 रुपया। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कंप्लीट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर इशू किया हमने 300 रुपये का, डिविडेंड पेमेंट किया था 80 रुपये और लोन था एक मेरे 250 का, उसको मैंने पेमेंट कर दिया। टोटल मिला के 30 रुपया नेगेटिव हुआ। तो हमने 309 से 102 और 30 माइनस किया तो 177 आया। ये मेरा टोटल इंक्रीजेस हुआ पूरे साल भर में। और ओपनिंग मेरे पास था 35, इन दोनों को ऐड किए तो 2 आया। ठीक है, ये क्या हो गया? एंड ऑफ पीरियड, मेरे आखिरी समय में, मतलब ये बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में 212 रुपया है, हजार में सब यानी कि 212,000। ओके, जल्दी से छापो तारातरी।